हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म्स में रहने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 वीडियोस और ला चुकी हूँ इसी सेम टॉपिक पे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस करे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मोर ओवर EMRS से आपको काफ़ी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में। एजुकेशनल करंट अफेयर्स, एजुकेशनल GK, जनरल इंग्लिश पार्ट, ICT, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चंस, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड बी। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टीचर को क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शंस है, ऑनेस्ट, डिलिजेंट, ड्यूटीफुल या फिर पंक्चुअल। ठीक है, डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। टीचर को ऑनेस्ट भी होना चाहिए, डिलिजेंट भी होना चाहिए, ड्यूटीफुल भी होना चाहिए और पंक्चुअल भी होना चाहिए, बट ऑल ऑफ दी अबव तो है ही नहीं यहाँ पे। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसमें हमें यहाँ पे मार्क करना है उस आंसर को। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज ड्यूटीफुल। मतलब टीचर को सबसे पहले अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए और उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको पूरा करना चाहिए। अपनी ड्यूटी क्या है टीचर की, सबसे जो मेन ड्यूटी है ना टीचर की, पहले नंबर की ड्यूटी मैं आपको बताऊं जो टीचर की है वो है क्लास में जाना। ठीक है, जो सबसे मेन चीज़ है क्लास में प्रेजेंट होना। अगर टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे को लग गई कि कुछ भी हो गया मिस हैपनिंग, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले टीचर को एक ड्यूटीफुल होना चाहिए और सबसे पहली ड्यूटी टीचर की यही है कि वो क्लास में प्रेजेंट हो। उसके बाद कंटेंट मैटर और क्या वो पढ़ा रही है, टीचिंग है, ये सब बात की बात है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टीचिंग के कुछ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। आपके सिलेबस में ये अलग से टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, है ना, कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग करवा रहा है, तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। टीचर क्यों कुछ पढ़ा रहा है, टीचिंग अपनी क्यों करा रहा है स्टूडेंट को, सिर्फ लर्नर को ये नहीं कि वो उसके अच्छे मार्क्स आ सके, बट ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसकी। ठीक है, फिजिकल हो, मेंटल इज कॉग्निटिव, सोशल हो, इमोशनल हो। जो टीचिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। और ऑल राउंड डेवलपमेंट की जगह आपको एक और वर्ड देखने को मिल सकता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दोनों ही सेम है। तो NEP का भी यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, NEP 2020 का भी और टीचिंग का भी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिहेवियर चेंज। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो है बिहेवियर चेंज। चलो हम सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू अ लर्नर इन सच अ वे दैट इट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। मतलब बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जाए कि जो बच्चे की पर्सनालिटी में वो चेंज ला सके। ठीक है, मतलब जो बच्चे की पर्सनालिटी है वो लगे कि हाँ ये बच्चा एजुकेटेड है। हम बच्चे को इसलिए भी एजुकेशन देते हैं कि उसमें बिहेवियर चेंज आए और ये बिहेवियरल चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टीचिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। टीचिंग का ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को एडजस्टेड फील करवा सके, कंफर्टेबल फील करा सके क्लासरूम इन्वायरमेंट में। उसे लेफ्ट आउट मतलब अकेला ना फील कराया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हिज इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट, सोशल, जो भी है। ठीक है, बच्चे को बिल्कुल भी लेफ्ट आउट ना फील कराया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर सिर्फ जो बच्चा अमीर है सिर्फ उसी के सुन रहा है, ठीक है, और जो बच्चा थोड़ा पुअर है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा,
या फिर जो बच्चा इंटेलिजेंट है सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी पे ध्यान दे रहा है, और जो बैक बेंचर है जो नहीं पढ़ रहा उस पे ध्यान नहीं दे रहा। सो टीचर को क्लासरूम का ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखे कि उसमें बच्चा सेफ फील करे और वेल एडजस्टेड फील करे। तो ये अभी हमने तीन टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ ऑब्जेक्टिव की तरफ, लर्नर्स मेंटल एबिलिटी। मतलब लर्नर्स मेंटल एबिलिटी पर ही हम पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। द टीचर शुड टेक इनटू अकाउंट द मेंटल एबिलिटी ऑफ द प्यूपिल्स व्हाइल टीचिंग। मतलब अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो टीचर को ना बच्चों की मेंटल एबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब बच्चों के लेवल के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों का लेवल इतना है नहीं, बच्चा पढ़ 5th में रहा है, पढ़ाया उसको 6th का भी जा रहा है एक्स्ट्रा चीज़ें। सो ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसमें यही बता रखा है, टेक एन अकाउंट ऑफ द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब कि जो बच्चों की मेंटल एबिलिटी है पहले टीचर को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, उस तरीके से उसको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए, देन क्लास में डिलीवर करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसके आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, दिस विल एनेबल द टीचर टू मेक हिमसेल्फ मोर कम्युनिकेटिव विद हिज स्टूडेंट्स एंड इन टर्न द स्टूडेंट्स विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट टू देम। मतलब जब टीचर को मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा बच्चों की, तो ऑब्वियसली वो उसी तरीके से पढ़ाएगा, है ना। और जब टीचर उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो उन्हें वो सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है ना, इट विल हेल्प इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और व्हाट इज बीइंग टॉट टू देम। तो इसका यही मतलब है कि उनको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो 5th ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है। मेन जो टीचिंग का यही है कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ट्रांसमिट मतलब कि नॉलेज का आदान प्रदान, ठीक है। ऑब्वियसली अगर टीचिंग हो रही है, ज़रूरी नहीं है टीचर ही टीचिंग करे, टीचिंग आपको कोई भी दे सकता है, एक छोटा बच्चा भी और एक अडल्ट भी, एक बड़ा इंसान भी। सो टीचिंग आपको किसी से भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है क्लास में टीचर ही आपको टीचिंग दे। सो बेसिकली टीचिंग में आप क्या सीखते हो, एक आपको नई नॉलेज मिलती है, राइट। सो अगर टीचिंग हो रही है वहाँ पे ऑब्वियसली जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगा ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आदान प्रदान होना। अब आ जाइए 6th ऑब्जेक्टिव पे, एसिमिलेशन ऑफ लेसन्स। एसिमिलेशन का मतलब होता है हिंदी में अपनाना। सो लेसन्स को अपनाना हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बट जो लेसन्स से हमें सीख मिलती है, स्टूडेंट्स उनको, या फिर स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगी, लर्नर्स, जो भी लर्नर्स हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में उन लेसन्स को अपना सके। ऑब्वियसली अगर जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स होंगे वो CBSE NCERT ऐसी NCERT ही रेडी करती है उन चैप्टर्स को, तो वो उसी तरीके से करती हैं जिसमें बच्चे को चीज़ें सीखने को मिले और वो अपनी लाइफ में उन्हें अपना सके। सो टीचिंग का जो एक और ऑब्जेक्टिव है वो ये है, सिर्फ यही नहीं कि टीचर सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर दिया और हो गया, बच्चे उन चैप्टर्स को, लेक्चर्स को समझे, ठीक है। लेक्चर्स भी किसके ऊपर होंगे, लेसन्स के ऊपर ही तो होंगे। बच्चे उन लेसन्स को समझे, समझने के बाद उन्हें अपनी लाइफ में एसिमिलेट मतलब अपना सके। नेक्स्ट 7th फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीचिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा तो बच्चा और अच्छे से, लर्नर और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा, सीख पाएगा और मोर ओवर अपने डाउट्स टीचर से ईजिली पूछ पाएगा, डरेगा नहीं। सो ये टीचिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो भी आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, while preparing lesson plan on the topic democracy, what will be the first step? एक टीचर डेमोक्रेसी का या फिर कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अगर टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, सो बेसिकली उनका फर्स्ट स्टेप टीचर का क्या रहेगा? सिलेक्टिंग टीचिंग एड्स, मतलब जो वो मटेरियल यूज़ करेंगी पढ़ाने के लिए वो सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगी, या फिर गो थ्रू द टॉपिक मैनी टाइम्स, या फिर वो जो टॉपिक पढ़ाएंगी उसको बार बार पढ़ेंगी कि उनसे कोई पढ़ाते हुए गलती ना हो जाए। देन C ऑप्शन, फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है।
एक टीचर है, उसने सोच लिया कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, तो सबसे पहले या फिर वो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेगी कि इस लेसन से बच्चा क्या क्या सीख पाएगा। अगर मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। या फिर डी ऑप्शन, प्रिपेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जब भी कोई टीचर क्लास स्टार्ट करता है उससे पहले वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए जो वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान का सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो होता है फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टीचर को पता होना चाहिए कि वो टॉपिक हम उस क्लास में क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक से बच्चा ये चीज़ें सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who gave the following recommendation? Health and physical development should continue to be compulsory subjects from primary to secondary stages. ये किसने बोला है, किसने ये रिकमेंडेशन दी है कि हेल्थ और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कंपल्सरी है प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेजेस तक। सो NCF 2000, NCF 2005, NPE 1986 या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो ये रिकमेंडेशन दी है ये दी है NCF 2005 के तहत। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ टीचिंग के 3 वेरिएबल्स होते हैं और यहाँ पे हमें 4 दिए हैं, तो हमें बताना है कौन सा वेरिएबल एक टीचिंग का नहीं है। सो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के, तो 3 होते हैं। तो 4 ऑप्शंस है, करिकुलम, टीचर, स्कूल या फिर लर्नर। सो जो टीचिंग का वेरिएबल नहीं है वो है ऑप्शन सी, दैट इज स्कूल। वेराज करिकुलम, टीचर, लर्नर ये तीनों ही टीचिंग के वेरिएबल्स है, स्कूल नहीं है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड इन अ ईयर ऑफ क्लासेस 1 to 5th? RTE 2009 एक्ट के अनुसार मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्राइमरी क्लासेस के लिए कितने होने चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना है। 180, 200, 240 या फिर 220। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 200 डेज। और जो अपर प्राइमरी क्लासेस है उनके कितने नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है मिनिमम, वो है 220। कम से कम 220 अपर प्राइमरी के लिए और प्राइमरी क्लासेस के लिए 200 डेज RTE 2009 के एक्ट के अनुसार होने चाहिए। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा एंड एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मोर ओवर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश मीन्स री इन्फोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स अ डिज़ायर्ड गोल और बिहेवियर। मतलब कि हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है ये एक री इन्फोर्सिंग का स्मॉल स्टेप है और ये री इन्फोर्समेंट हम क्यों कर रहे हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है हम उसकी तरफ पहुंच सके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूइंग, ए ऑप्शन, बी पॉजिटिव प्रैक्टिस, सी प्रॉम्प्टिंग या फिर डी शेपिंग। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी शेपिंग। अच्छा, जहाँ पे रीइंफोर्समेंट वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे होता है कि हम बच्चे का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, और जो शेपिंग है वो यही है कि जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है बच्चे का, ठीक है, तो उसको हम शेपिंग बोलेंगे। कि कोई भी है, जो टीचर ही लगा लो इस इधर, तो वो बच्चे का बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर को चेंज करना चाहता है, ठीक है, सही बिहेवियर की ओर, तो वो उसको रीइंफोर्स कर रहा है। अब वो उसे रीइंफोर्स कर रहा है तो
जो उसका वो बिहेवियर को चेंज करना चाहता है, पॉजिटिव बिहेवियर को, उसको हम क्या बोलेंगे, शेपिंग। मतलब वो उसके बिहेवियर को शेप कर रहा है, बेसिकली चेंज कर रहा है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज फॉर, जो माइक्रो टीचिंग है ये किसके लिए है? लर्नर के लिए है, क्लास के लिए है, टीचर के लिए है, या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं? सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज टीचर। जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचर अपने लिए ही करता है, अपने बेसिकली अपनी एक स्किल को डेवलप करने के लिए। सो जो माइक्रो टीचिंग है इसमें टीचर्स ही एक टीचर को असेस करने के लिए बैठे होते हैं, और ये टीचिंग बहुत ही कम टाइम के लिए होती है कि टीचर की एक ही स्किल उसकी टेस्ट कर सके कि उसको कितने तरीके किस तरीके से कैसा पढ़ाना आता है। सो जो माइक्रो टीचिंग है वो एक टीचर के लिए ही है, ना कि किसी लर्नर को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज रूड टू यू, विच स्ट्रैटेजी वुड यू अडॉप्ट एज अ टीचर? अगर एक स्टूडेंट है वो एक टीचर से रूड है, तो इस सिचुएशन में टीचर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो कैसे रिएक्ट करे उस स्टूडेंट के साथ क्लास में? 4 ऑप्शंस है। आर्ग्यू विद द स्टूडेंट, उस बच्चे से आर्ग्यूमेंट करे। बी, एक्सप्रेस शॉक एट सच बिहेवियर, मतलब क्लास में उस बच्चे ने बदतमीजी से बात करी टीचर से और टीचर एकदम हैरान हो जाए, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, एकदम शॉक एक्सप्रेस करे कि हाउ डेयर यू टाइप्स। सी, पनिश द स्टूडेंट, उसे पनिशमेंट दे। या फिर डी, रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स, उस बच्चे को क्लास के रूल्स ध्यान दोबारा करवाए, रिमाइंड करवाए, याद करवाए। सो आई होप आपने इसका आंसर सही सोच लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी है कि रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स, उस बच्चे को बताया जाए कि क्लासरूम के रूल्स तुम भूलो मत बेटा, कि क्लासरूम में कैसे एक बच्चे को बैठना चाहिए, उसे याद दिलवाए बेसिकली रूल्स क्लास के। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ SUPW वॉज एल्यूसिडेटेड बाय, मतलब काफ़ी ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, बट ये एडुकेशनल GK से है, ठीक है। आपने सुना होगा SUPW के बारे में, काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं आपने सुना होगा SUPW का पीरियड लगता है। तो ये SUPW किसके द्वारा ये आइडिया दिया गया था? 4 ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो सारे नाम हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो जो बी ऑप्शन है, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी, सो ये कमेटी द्वारा ये आइडिया दिया गया था SUPW का, और उस कमेटी का नाम क्या था? ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो स्कूल्स में क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। 4 ऑप्शंस है। ए, इट विल अफेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर थोड़ा इफेक्ट होगा, कम ही होगा बेसिकली अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो। बी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, जो इन्वायरमेंट है वो एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए बच्चों को। सी, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, कि वो टीचर्स को हेल्प करेगा, एक अगर मतलब अलग से हम सब्जेक्ट पढ़ाए इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज दे तो टीचर को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डी, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट से बच के कहीं जा नहीं सकते, तो इसलिए इसकी एजुकेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब इन्वायरमेंट हर एक इंसान की लाइफ का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसकी नॉलेज स्कूल्स में देनी जानी चाहिए। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल, एक बच्चा है आपकी क्लास में स्टूडेंट, वो लेट आ रहा है क्लास में, इस केस में आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है।
इन्फॉर्म टू पेरेंट्स, आप सीधा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बच्चा लेट आया है. बी पनिश हिम, पनिश करेंगे उसे. सी ट्राई टू नो द रीज़न, आप रीज़न जानने की कोशिश करेंगे. डी नॉट पे अटेंशन देयर, आप ध्यान ही नहीं देंगे. ठीक है, लेट आया, बैठने देंगे आराम से बिना कुछ बोले पूछे. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो है सी ऑप्शन, दैट इज ट्राई टू नो द रीज़न. एज अ टीचर आप रीज़न जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि वो स्टूडेंट क्लास में लेट क्यों आया. सो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज प्राइमरी लेवल में मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. ठीक है, अब आपने देखा होगा NEP 2020 की रिकमेंडेशन में कि मदर टंग में ही पढ़ाया जाए. बट क्यों, इससे क्या होगा, मदर लैंग्वेज में क्यों पढ़ाया जाए प्राइमरी लेवल तक. 4 ऑप्शंस देने हैं, वो बताना है. इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बी इट मेक्स लर्निंग ईजी, जो लर्निंग है मदर टंग में दी जाएगी तो ईजी हो जाएगी बच्चों के लिए. सी इट इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल, कि अगर अपनी मदर टंग में पढ़ाई करवाई जाएगी तो जो मेंटल मतलब जो कॉग्निटिव है, हमारा जो कॉग्निशन है, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आएगा, डेवलप होगा. इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर, डी ऑप्शन. मतलब कि अगर नेचुरल एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करवाई जाए, लर्निंग करवाई जाए तो बच्चों को पॉजिटिव वे में हेल्प करेगा. तो जो प्राइमरी लेवल है वो बच्चों का एक, आप मान के चलिए कि वो नेचुरल एटमॉस्फेयर ही माना जाएगा अगर उस लेवल पे बच्चों को मदर टंग में पढ़ाई करवाई जाए. तो इसलिए थोड़ा नेचुरल एटमॉस्फेयर देने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं. अब ये नेचुरल कैसे है, क्योंकि घर में बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली में, अपने आसपास में लोगों को मदर टंग में ही बात करते हुए देखता है. ठीक है, अगर स्कूल में प्राइमरी लेवल में उसी भाषा में उसे पढ़ाई करवाई जाए तो उसको एक नेचुरल एटमॉस्फेयर मिलेगा और उस एटमॉस्फेयर में और वो जल्दी सीख सकेगा. सो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी, मतलब एक टीचर सक्सेसफुल हो सकता है किस केस में. 4 ऑप्शंस दिए हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ही चूज करना है. ए हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स, अगर वो बच्चों को एक बेटर सिटीजन बनने में हेल्प करेगा तो वो एक सक्सेसफुल टीचर कहलाएगा. बी इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, मतलब जो सब्जेक्ट है अगर वो नॉलेज उन बच्चों को दे सके अच्छे से तो वो एक सक्सेसफुल टीचर है. सी प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जाम, बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो अपना एग्जाम पास कर ले. अगर एग्जाम में सब बच्चे पास हो गए तो वो एक सक्सेसफुल टीचर है. डी प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लास में उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर सके. काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, आई नो, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे वो है डी ऑप्शन, कि एक अच्छा सक्सेसफुल टीचर वही है कि जो उसका कंटेंट है, जो वो पढ़ाना चाहता है क्लास में, उसको वो बेस्ट तरीके से, अच्छे से, वेल ऑर्गेनाइज वे में क्लास में प्रेजेंट कर सके. सो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है.